को सजा हो गई है, मृत्युदंड हो गया है, तो वहां पर इसके पास ये पावर है कि ये उसके मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है। अगर किसी को उम्र कैद हो गई है तो ये उसकी सजा को कम में कन्वर्ट कर सकता है, बदल सकता है, 10 साल कर सकता है, 7 साल कर सकता है। किसी को मान लीजिए कि जेल की सजा हुई है, कम सजा हुई है 5 साल की, उसको ये जुर्माने में कन्वर्ट कर सकता है। तो उसके पास पावर है, पार्डनिंग पावर है आर्टिकल 72 में। लेकिन जो मार्शल कोर्ट्स के डिसीजंस हैं उन पे ये अप्लाई नहीं होता है क्षमादान की शक्ति। मैडम मार्शल कोर्ट मतलब जो ये जो आर्मी ट्रिब्यूनल होते हैं ये वाले? हाँ जी जी जी, जो सेनाओं के लिए हमारे जी, उनको बाहर किया गया है उससे। अदरवाइज सभी मामलों में ये पावर रखता है क्षमादान की, किसी भी मैटर में ये क्षमा कर सकता है। फांसी की सजा यही सिर्फ माफ करने की पावर रखता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 72। मैम 72A में तो कह रहा है ऑल द केसेस वेयर द पनिशमेंट और सेंटेंस बाय ए कोर्ट मार्शल, उनको भी पार्डन कर सकता है, ऐसा बोल रहा है। प्लीज देख लीजिए जरा। अच्छा, इसमें कोर्ट मार्शल है, एक बार वो देखिएगा, और 161 देखिए एक बार आर्टिकल। देखता हूँ कॉन्ट्रडिक्शन होगा। 160 एक बार 161 भी देखिएगा। मिनट अभी देखता हूँ। मैम 161 में पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन है। एक बार उसको भी बताइएगा क्या उसके पास है क्या, क्योंकि ये फिर मैं वहीं से मिसअंडरस्टैंड कर रही हूँ। इसमें गवर्नर का है, और वो मैम 72 में जो पावर कोर्ट मार्शल वाली मिली है वो इसके चलते मिल गई है, ऐसे कि सुप्रीम हेड होता है ना आर्म फोर्सेस का, तो इसके अंदर में सारे बंदे काम कर रहे हैं। नहीं वो तो बताइएगा, लेकिन एक बार फिर भी वहां पे बताइए उसको, मार्शल कोर्ट को वहां पे एक्सक्लूड किया गया है। 161 नहीं 161 में नहीं है। नहीं, क्योंकि मैम आर्म फोर्सेस तो सेंट्रल लिस्ट में है ना, स्टेट गवर्नमेंट से। बिल्कुल बिल्कुल, जितनी भी डिफेंस फोर्सेस हैं ये उनका हेड है, सुप्रीम कमांडर है। हाँ, तो इसके चलते उनका इसी के बंदे हैं, तो उन्हीं के ऊपर कोर्ट मार्शल की माफी दे दी गई है इसके पावर में। वो आप वहां से थोड़ा सा कंफ्यूज कर गए। 160 आपको 161 पता है, मैं तो पता ही नहीं है अभी कुछ। तो वहां से मैं कंफ्यूज कर गई, माफ कीजिएगा। हाँ, तो कोई यहाँ बात पर नहीं, आप जो है इसको, मैम 161 तक तो हम पहुंच भी नहीं पाएंगे, यही 70-71 तक अटक जाएंगे। नहीं तो इसको थोड़ा सा, इसको एक बार है ना, क्योंकि वहां पे वो मार्शल कोर्ट की भी पावर है इसके पास, सेना के सहित जितने भी न्यायालय हैं उनमें भी ये दे सकता है। इट मीन्स ये सबको दे सकता है, किसी को एक्सक्लूड नहीं किया। संविधान गवर्नर में नहीं, ना संवैधानिक संशोधन है। नहीं, गवर्नर की पावर है माफ करने की। ठीक मैं समझ गई अब तो, क्योंकि मैं वहीं से कंफ्यूज हो रही थी। वो गवर्नर के पास होगा, वहां पे उनको एक्सक्लूड किया गया है। 72 में दिया हुआ shall affect the power conferred by law or any officer of the armed forces of the union to suspend, remit or commute a sentence passed by a court martial. ये exception दिया हुआ है 72 में, so this is confusing. और एक बार 72 का एक्सेप्शन भी देखिए। एक बार देखिए, हाँ एक बार देखिएगा, क्योंकि मैं ये होता है कि जो पढ़ा हुआ है थोड़ा सा मुझे हमेशा रहता ही है मेरे माइंड में, फिर भी मैं एक बार खुद को करती हूँ सेटिस्फाई। शिरीन जी आप, हाँ, क्योंकि इसमें एक्सेप्शन में कोर्ट मार्शल का दिया हुआ है एक्सेप्शन, हाँ, कि नहीं कर सकता ना उनको। थोड़ी सी लैंग्वेज ऐसे मुझे पूरी समझ नहीं आई है, कर सकता है मैम। हाँ, तो उसमें कोर्ट मार्शल को एक्सेप्शन में ही है, वो नहीं कर सकते ये कोर्ट मार्शल में। मैडम मुझे लगता है इस पे क्लैरिटी कर सकता है मैम, कर सकता है। अच्छा, मैं क्लैरिटी देती हूँ, मैं देती हूँ मैम ये 72(2) में है। मैं देती हूँ क्लैरिटी, क्योंकि देखिए मैंने पढ़ा है और जी बहुत ही वो था, इसीलिए मैं वहां तक वो भी था कि अच्छा। मैडम मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि कुछ साल पहले एक एयरफोर्स की लेडी ऑफिसर का कोर्ट मार्शल हुआ था, उसको 5 साल की सजा हुई थी, लेकिन एयरफोर्स चीफ ने उसकी सजा को पार्डन कर दिया था। ठीक तो यहाँ मुझे लग रहा है कि जब एयर चीफ कर सकता है, तो प्रेसिडेंट के पास पावर होगी। प्रेसिडेंट क्योंकि हेड होता है, सुप्रीम हेड है। 161 में 161 में ये नहीं कर सकता, 161 में ये नहीं कर सकता। 161 में ये नहीं कर सकता, 161 में ये नहीं कर सकता। 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 1
जी जी जी। इसीलिए मैम उसमें कंडीशन ये है कि नथिंग इन सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1 shall affect the power conferred by law on any officer of the armed forces of the union to suspend, remit or commute a sentence passed by a court martial. कोर्ट मार्शल की पावर्स जो है उसको उनको अफेक्ट नहीं करेगा, ये 72(2) में कहा है। सेवेंटी टू के क्लॉज 2 में। और 72 के 3 में भी मैम shall affect the power to suspend, remit or commute a sentence of death exercisable by the governor of a state. ये दो एक्सेप्शन दिए हैं जो क्लियर नहीं है। अच्छा चलिए अभी बताती हूँ। देखिए कहते हैं कि जो आपका क्लोज 1 है और उसका जो आपका सब क्लोज 1 है, जो ये कहता है कि जहां तक कि उसकी पनिशमेंट को कम्यूट करने की, रिमिट करने की पावर है, वो वहां तक रहेगी जहां तक कि जो आपकी यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर लागू होती है। ठीक है, स्टेट में नहीं जा रहे हैं ये, जहां तक यूनियन एग्जीक्यूटिव का फैलाव है, जहां तक यूनियन लेजिस्लेचर लागू हो रहा है, उन सभी पर ये जो है माफ करने की शक्ति रखता है। साथ ही साथ ये कहते हैं कि जो आपका क्लोज 1 का सब क्लोज ए है, उसकी कोई भी बात यूनियन के मिलिट्री फोर्सेस के किसी अधिकारी को मिलिट्री कोर्ट द्वारा पारित दंडादेश को निलंबित करने, माफ करने या उसको रिमिट करने की विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति का पर प्रभाव नहीं डालेगी। इट मींस कि जो राष्ट्रपति है और वो किसी भी चीज को माफ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो आपका सेना न्यायालय के अधिकारी हैं जो किसी भी दंड को पास कर रहे हैं, उनके पास भी पावर है कि वो किसी भी दंड को जो है क्या कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं, रिमिट कर सकते हैं, पार्डन कर सकते हैं। तो उनकी पावर पर इफेक्ट नहीं डालेगी। राष्ट्रपति के पास तो पावर है ही है, लेकिन साथ ही साथ जो आपके मार्शल कोर्ट के अधिकारी हैं जिनके पास पावर है, उनकी पावर भी बरकरार रहेगी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, वो भी अपनी पावर को यूज कर सकते हैं कि हाँ अगर वो किसी का कम्यूट करना चाहे तो कर सकते हैं। ये नहीं कि उनको राष्ट्रपति की परमिशन पहले लेनी पड़ेगी, उस पर कोई प्रभाव या कोई असर नहीं पड़ रहा है, वो एज इट इज बनी रहेगी। वो हमारे काम का नहीं है मैम, हमें तो बस राष्ट्रपति का 3 मिल गए बहुत हैं, वो और अंदर का है बहुत। हाँ, मैम जो आर्म फोर्सेस का जो है ना, ये 136 में है। स्पेशल लीव जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है, वो तो उसका देखिएगा सबसे हाँ, उसका 2 है कि आर्म फोर्सेस का अगर कोई ऑर्डर ट्रिब्यूनल का होगा तो उस पे स्पेशल लीव ग्रांट नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट। हाँ, ये हाँ, प्रेसिडेंट में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में है। ये 136(2). 136 में है। हाँ, 2 में नथिंग इन क्लोज 1 शैल अप्लाई टू एनी जजमेंट, डिटर्मिनेशन, सेंटेंस और ऑर्डर पास्ड और मेड बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल कंस्टिट्यूटेड बाय और एनी लॉ रिलेटिंग टू द आर्म फोर्सेस। ये 136(2) में है। हाँ, ये जो स्पेशली हाँ, पिटीशन इसके वाला है। अगेंस्ट एसएलपी फाइल नहीं की जा सकती आर्म फोर्सेस के ऑर्डर के अगेंस्ट। तो यहाँ पर ये क्लियर है कि भैया ये सबको माफ कर सकता है, चाहे वो जी, कोर्ट जी। मार्शल हो या वो कोई भी हो। जी जी। ये है बात। तो पार्डनिंग पावर इसकी 72, और इस पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है आपका 4 नंबर में पार्डनिंग पावर पे। अब बात आती है इसकी आपका फाइनेंशियल पावर की। ये कहते हैं कि जो मनी बिल है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है, मनी बिल इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। जो आपका आर्टिकल 110 है जिसमें कि मनी बिल लाया जाता है, जिसमें कि मनी बिल की डेफिनेशन है और उसका जो प्रोसीजर है वो 109 के अंदर दिया गया है। तो ये कह रहे हैं कि जो मनी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है वो किसकी रिकमेंडेशन से किया जाता है, राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन से किया जाता है। साथ ही साथ ये कहते हैं ही कॉजेज यूनियन बजट टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट, और उसके रिकमेंडेशन पर ही क्या किया जाता है, आपका जो यूनियन बजट है वो पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। जो आपका कंटिजेंसी फंड है वो भी उसी के कंट्रोल में है, कंटिजेंसी फंड इज अंडर हिज कंट्रोल।
है ना, कि जरूरत पड़ने पर आपका कभी भी काम आ जाए। इमरजेंसी फंड भी इसको बोलते हैं, कंटिजेंसी फंड को। साथ ही साथ ही कॉन्स्टिट्यूट द फाइनेंस कमीशन इन एवरी 5 years। जो फाइनेंस कमीशन है आपका, जो वित्त आयोग है, उसको भी यही क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हर 5 साल के लिए। अब बात आती है मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर, जब मिलिट्री पावर की बात की जाती है तो ये कहते हैं कि आपका आर्टिकल 53 है, जो कहता है सुप्रीम, ही इज सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ द कंट्री। तीनों सेनाओं का जो सुप्रीम कमांडर है, सर्वोच्च अधिकारी है, वो कौन है, राष्ट्रपति। नेवी, एयर, आर्मी, सबके कौन हेड कौन है, राष्ट्रपति। वो सब किसके प्लेजर में काम करते हैं, वो राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति जब चाहे उनको उनके पद से हटा सकता है, तो वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पर एक्ट करते हैं, कार्य करते हैं, उनको कभी भी हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। साथ ही साथ पावर टू डिक्लेयर वॉर एंड कंक्लूड पीस। राष्ट्रपति के पास ही पावर है कि वो क्या कर सकता है, वॉर को डिक्लेयर कर सकता है, शांति की घोषणा कर सकता है। और साथ ही साथ ये कहते हैं कि वो सुप्रीम कमांडर है, ठीक, और वो जो अपने एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं उनको या तो अपने आप एग्जीक्यूट करेगा या अपने सबॉर्डिनेट के द्वारा एग्जीक्यूट कराएगा। अब एग्जीक्यूटिव जो पावर है वो कौन सी है, तो इसको ऐसा तो नहीं बताया गया कि ये होगी, ये होगी या ये होगी, लेकिन इतना कह दिया गया कि जो पावर ना तो लेजिस्लेटिव में आती है और जो ना पावर जुडिशरी में आती है, वो आपकी एग्जीक्यूटिव कहलाएगी, है ना। जो ना तो कानून बनाना उनके अधिकार में है और ना ही आपका उसको इंटरप्रेट करना उनके अधिकार में है, तो सिर्फ उसको लागू करना उनके अधिकार में है। तो वो जो लागू करना है वही क्या होगा आपका एग्जीक्यूटिव पावर में, जो ना तो लेजिस्लेटिव की डेफिनेशन में है ना जुडिशरी की डेफिनेशन में है, वो क्या होगी, एग्जीक्यूटिव। मैम ये वार और पीस डिक्लेयर करने का कौन से आर्टिकल में हुआ? ये आपका देखिए, वैसे तो ये इमरजेंसी के अंदर है आपका, जब आप 352 देखते हैं उसमें है, अंडर आर्टिकल 352। ठीक है, थैंक यू। अब बात आती है आपकी इसमें, ये कहते हैं पावर टू डिक्लेयर इमरजेंसी। पावर टू डिक्लेयर इमरजेंसी 3 ग्राउंड दिए गए हैं वहां पे, जिसमें कि वॉर डिक्लेयर करना भी है, जिसको हम बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी। जब भी कभी ऐसा लगता है कि कोई भी आपका आर्म रिबेलियन हो सकता है, सशस्त्र विद्रोह हो सकता है, या कोई भी अटैक हो सकता है भारत के ऊपर, तो वहां पर वो क्या कर सकता है, तो पूरे भारत में इमरजेंसी लगा सकता है या उसके किसी एक भाग में इमरजेंसी लगा सकता है। स्टेट इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356, जहां पे ये कहा गया है कि जब कोई भी स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार एक्ट नहीं करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कार्य नहीं करता है, और या ऐसा लगता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार नहीं चल रहा है और ना ही वो चल सकता है, या तो गवर्नर ऐसा रिकमेंड करता है, सिफारिश करता है, या फिर उसको लगता है खुद, या तो वो अपने आप इमरजेंसी वहां घोषित कर सकता है या फिर गवर्नर के कहने पर स्टेट में। और सिर्फ ग्राउंड ये है कि वो संविधान के अनुसार नहीं चल सकता। तो हमारे यहाँ स्टेट इमरजेंसी तो लगती रहती है, प्रेसिडेंशियल रूल भी इसी को बोलते हैं। मैम शायद इसमें गवर्नर की रिपोर्ट जरूरी है, सीओ मोटो नहीं कर सकता। देख लीजिएगा। हाँ, इफ द प्रेसिडेंट ऑन रिसीट ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर, और आगे और कोई लाइन नहीं है, और अदरवाइज। ठीक है, अदरवाइज में फिर आ गया होगा कि अगर वो खुद को लगे तो। देखिएगा कि वो बिल्कुल यही है कि या तो वो खुद करेगा या फिर गवर्नर उसको रिकमेंड करे। मान लीजिए गवर्नर उसकी पार्टी का नहीं है, जरूरी थोड़ी है कि हर एक उसी की सरकार हो। जी, ठीक है, अदरवाइज में कवर हो जाएगा वो।
ये आपका ठीक है। पर मैम अब तो लगती नहीं है, स्टेट इमरजेंसी तो लगती नहीं है, 10-15 साल से पहले लगा करती थी, अब तो लगती नहीं है। मुझे लग रहा है मणिपुर में अभी लगी है। वो तो अपनी सरकार लगी है का है, मैडम, वो अभी अलग लगी है, रीजन है अभी उसका। लगी, अभी लगी है। बिल्कुल, तो देखिए लगती रहती है ये, और ये अधिकतर 3 साल तक के लिए रह सकती है। 3 साल मतलब 6-6 महीने का टाइम पीरियड बढ़ाया जाता है इस तरीके से, और अधिकतम 3 साल के लिए लगाई जा सकती है, उससे अधिक नहीं लगा सकते कहीं पे भी स्टेट इमरजेंसी। और ये तो लगती रहती है, स्टेट इमरजेंसी बहुत ही लगती है। और आपकी ये है अब फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये आज तक नहीं लगी भारत में, और लगे भी ना कभी, है ना। जब भी कभी आपका जो इकोनॉमी है वो खराब हो गई है, बिल्कुल पैसों की दिक्कत आ गई है, तो सैलरी काटनी पड़ेगी, अलाउंसेस काटने पड़ेंगे, ये सब, तो वो इमरजेंसी डिक्लेयर करने की पावर रखता है। और आपको पता ही है इसके पास एग्जीक्यूटिव पावर भी है। एग्जीक्यूटिव पावर कहां पे? एक तो आपको पता है कि ही इज द हेड ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, ये जो है भारत का हेड है। और साथ ही साथ ही मेक्स मैनी अपॉइंटमेंट। कौन कौन सी अपॉइंटमेंट? प्राइम मिनिस्टर, और जितने मिनिस्टर वहां पे अपॉइंट होंगे सबको अपॉइंट करेगा उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। साथ ही साथ आपका इलेक्शन कमिश्नर को, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, फाइनेंशियल कमीशन मेंबर, गवर्नर, सीजेआई, अदर जजेस, और हाई कोर्ट के भी जो जज होंगे उनको सबको अपॉइंट करने की पावर किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। इवन मैडम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं उनके अपॉइंटमेंट में भी लिखा जाता है कि द प्रेसिडेंट इज प्लीज टू अपॉइंट यू, ऐसे करके लिखा जाता है। जब आप पढ़ते हो ना आर्टिकल 310 और 311, है ना, 310 और 311, वहां पे आपकी एक डॉक्ट्रिन आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। जब वो आप डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर पढ़ते हो तो उसमें आपको ये पता चलता है कि किस किस जितने भी आपके जो यूनियन के जितने भी आपके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, ग्रुप उन ए सबको ऑफिसर, यही ग्रुप ए ऑफिसर नहीं, ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों होते हैं। तो वहां पे साफ साफ लिखा गया है कि भैया वो सब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करते हैं, और ये सब भी जिनको ये अपॉइंट कर रहा है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर में, है ना, 310 का क्वेश्चन आता है। बिल्कुल। तो ये क्या है, इसके पास बहुत पावर है, बहुत लोगों को अपॉइंट करने की पावर है। तो यहां पर आपको पता चलता है इसके पास एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशियल पावर, फाइनेंशियल पावर, मिलिट्री पावर, इमरजेंसी पावर, ये सब। इधर फाइनेंशियल पावर दोबारा समझाएंगे प्लीज। कौन सी? फाइनेंशियल, कौन कौन से आर्टिकल आते हैं उसमें फाइनेंशियल पावर में? फाइनेंशियल पावर में कोई वो नहीं है उसका, मैंने बताया था 109 और 110 मनी बिल। ऊपर समझा दीजिए। देखिए फाइनेंशियल पावर क्या कि भैया देश के अंदर जितना भी खर्चा किया जाएगा, जो बजट पेश हुआ है, यूनियन बजट पेश हुआ है कि कितनी योजनाओं में कहां कहां पे कितना पैसा खर्च किया जाएगा, ठीक, उस सबको जब लोकसभा में लाया जाता है तो इसकी सिफारिश के बाद रखा जाता है उसको लोकसभा में, यानी कि सिफारिश करते हैं पहले कि हाँ जो मनी बिल है ये लोकसभा में रखा जाना चाहिए। इनकी सिफारिश के बाद वो लोकसभा में रखा जाता है, और वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। और क्योंकि इनकी रिकमेंडेशन होती है इसीलिए उसको वापस, जब कहते हैं ना कि इनके पास गया है साइन होने के लिए, तो ये वापस भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी सिफारिश पर ही वो पेश किया गया है। इसी तरीके से बजट, साथ ही साथ जो आपका इमरजेंसी फंड है, जो भारत का इमरजेंसी फंड है, वो इनके कंट्रोल में रहता है कि भैया अगर मान लीजिए कभी इमरजेंसी है, और जी आपका एक तो कंसोलिडेटेड फंड होता है जो कि पार्लियामेंट के कंट्रोल में रहता है, पार्लियामेंट जो है जितना भी खर्चा होता है सारा बजट का उसी से जाता है। ये इमरजेंसी फंड है कि जब वहां पर भी पैसे नहीं है उतने जितने की होने चाहिए, तो इमरजेंसी में यहां से पैसा लिया जा सकता है इमरजेंसी फंड से।
और जो आपका वित्त आयोग बनता है, जो फाइनेंस कमीशन बनता है, वो कौन बनाते हैं? यही बनाते हैं, यही अपॉइंट करते हैं उसके सभी मेंबर्स को। तो ये तो था आपका किसका? प्रेसिडेंट का पूरा 20 नंबर का क्वेश्चन है। अगर वो आपसे इसका इलेक्शन मेथड पूछते हैं या सिर्फ और सिर्फ कहते हैं डिस्क्राइब प्रेसिडेंट और इज इट रियल हेड और नॉट, तो भी आपको क्या करना है? पूरा प्रेसिडेंट बताना है, आर्टिकल 52 टू 62। और अगर वो पूछते हैं कि प्रेसिडेंट को डिस्क्राइब कीजिए और साथ ही साथ उसका जो इम्पीचमेंट प्रोसीजर है वो बताइए, तो फिर आप बताएंगे प्रेसिडेंट ही, पूरा उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, कंडीशन क्या है, मेथड क्या है, बताइएगा। अगर आप लिख सकते हैं मेथड आपको पता है तो, अदरवाइज उसको आप छोड़ भी सकते हैं, मेथड लिखना जरूरी नहीं है। और इम्पीचमेंट का प्रोसीजर बताइएगा कि भैया एक रेजोल्यूशन आएगा जिसकी जो सूचना है, जो नोटिस है, 14 दिन पहले दे दिया जाएगा 1/4 मेंबर के द्वारा, और वो 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए। फिर दूसरा हाउस इन्वेस्टिगेट करेगा और अगर उसको ऐसा लगता है कि ठीक है तो वहां से भी 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए। और पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, क्योंकि वही हेड है, अपॉइंट करने की पावर रखता है जितने भी आपके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं सबको। साथ ही साथ जो आपकी लेजिस्लेटिव पावर है, कानून बनाने का अधिकार उसको है। और साथ ही साथ जो मेंबर्स जैसे नॉमिनेट करता है, राज्यसभा में 12 करता है, स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर को, चेयरमैन को, डिप्टी चेयरमैन को अपॉइंट करता है, जो कि भूमिका निभाते हैं कानून बनाने में। पार्लियामेंट को, जो लोकसभा को डिसोल्व करने का अधिकार रखता है, भंग करने का अधिकार, और ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी है उसकी 123 में अपने आप में। जुडिशियल पावर है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है। फाइनेंशियल पावर है, मिलिट्री पावर है, सबका हेड वही होता है। और इमरजेंसी पावर है, देश में इमरजेंसी वही घोषित करता है। तो ये था पूरा प्रेसिडेंट। वहीं पर बात आएगी आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में आता है? कौन सा फाइनेंशियल इमरजेंसी? इमरजेंसी 352 टू 360, 352 टू 360। अब बात आती है आपकी प्राइम मिनिस्टर की। कि जो प्राइम मिनिस्टर है, क्या वो रियल हेड है? क्योंकि ये भी एक आपका टॉपिक है उसमें। किसका? प्राइम मिनिस्टर का। इज ही रियल हेड? इज प्राइम मिनिस्टर रियल हेड? ये एक टॉपिक है पूरा। तो यहां पर हम देखेंगे आर्टिकल 74 और 75 ये क्या कहते हैं। तो जब हम आर्टिकल 74 को देखते हैं तो आर्टिकल 74 में कहा गया है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होगा, जो प्रेसिडेंट को उसके कार्यों के एग्जीक्यूशन में, उसके एक्ट्स के एग्जीक्यूशन में हेल्प और एडवाइस देगी। क्या? देयर विल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसका हेड कौन होगा? आपका प्राइम मिनिस्टर होगा, जो राष्ट्रपति को सलाह देंगे, जो राष्ट्रपति की सहायता करेंगे ताकि वो अपने जो एक्ट है उनको एग्जीक्यूट कर सके एक प्रॉपर वे में। ये कहता है कौन? 74। साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि इसमें ये पता है आपको कि जो राष्ट्रपति है, जो प्रेसिडेंट है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को किसी एडवाइस पर दोबारा सोचने के लिए कह सकता है ना, उसको री इवेल्युएट करने के लिए कह सकता है कि भैया आप एक बार दोबारा सोच लीजिए, रीथिंक कर लीजिए। लेकिन प्रेसिडेंट रीथिंकिंग के बाद दी गई एडवाइस पर कार्य करेगा, उसको मना नहीं कर सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ एक बार ही ये कह सकता है कि आप इसको जो है एक बार दोबारा सोच लीजिए, और जब दोबारा सोचने के बाद सलाह दी गई है तो उस पर उसको एक्ट करना होगा, कार्य करना होगा। तो अब ये
प्रधानमंत्री कौन होता है, ये मंत्री परिषद क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है। जब हम ये देखते हैं कि कौन है, क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसको बोला जा रहा है, तो यहां पर हमें देखना होगा आर्टिकल 75 जो कहता है पीएम शेल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अदर मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर करेगा। 75 का क्लोज 1 ये तो कह रहा है कि भैया जो आपका प्राइम मिनिस्टर है उसको राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा। और ये एक नियम है, एक प्रथा सी बनती आ गई है कि जो मेजोरिटी में सरकार होती है उसका जो नेता होता है उसी को पीएम बनाया जाता है ना, जिसको वो अपना नेता मानती है। मेजोरिटी में जो सरकार है और उसका जो नेता है उसी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। मैम राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति, मैंने बताया आपको कि आपका एमपीज और एमएलए मिलके करते हैं। जितने भी स्टेट लेजिस्लेटिव के इलेक्टेड मेंबर हैं और जो आपके आप कह सकते हैं राज्यसभा और लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर हैं वो दोनों मिलकर करेंगे। ओके। तो अब यहाँ पर ये बात आती है कि जो आपका प्राइम मिनिस्टर है वो कौन अपॉइंट करेगा, राष्ट्रपति करेगा, है ना। पीएम शेल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट और अदर मिनिस्टर्स भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा, लेकिन किसकी एडवाइस पर, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। आगे ये कहते हैं कि पीएम के साथ यानी कि पीएम सहित जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी टोटल संख्या या टोटल नंबर लोकसभा के टोटल मेंबर्स के नंबर से या उसकी टोटल मेंबर की स्ट्रेंथ से 15% ज्यादा नहीं होगी। यानी कि जो आप मेजॉरिटी में सरकार है, जो उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो उसके मिनिस्टर्स हैं, जो वो कह रहा है कि भैया इतने लोगों से मेरी क्या बनेगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनेगी, जिनको मैं कह रहा हूं कि आप ये मेरे साथ काम करेंगे, वो कितने हो सकते हैं, 15% हो सकते हैं टोटल मेंबर्स के। और ऐसा एक संशोधन हुआ था 91st अमेंडमेंट 2003 जिसमें ये कहा गया था कि भैया जो टोटल स्ट्रेंथ हो सकती है वो सिर्फ और सिर्फ 50% ऑफ टोटल लोकसभा हो सकती है। किसकी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और पीएम की। क्योंकि फिलहाल हम देखते हैं कि आपका जो टोटल अभी है, मुझे लगता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में वो 71 मेंबर है और जो वो 71 मेंबर हैं वो भी बटे होते हैं आपका, क्योंकि 3 श्रेणी होती हैं जो काम करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, एक तो कैबिनेट, एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट और एक डिप्टी मिनिस्टर। तो फिलहाल के कितने मेंबर हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, 71 है पीएम सहित, मोदी जी के साथ। 543 का 15% है या 550 का, 52 का? नहीं, ये जितने मेंबर हैं उस समय, जितने मेंबर उस समय है प्रेजेंट में, उसका 15%। ओके। तो 71 है, तो एक कैबिनेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर, ये 3 श्रेणी होती हैं आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। और जो आपके कैबिनेट होते हैं उनमें जो आपके इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होते हैं वो उनको दिए जाते हैं, है ना, जैसे डिफेंस है, एग्रीकल्चर है, फाइनेंस है, ट्रांसपोर्ट है, होम अफेयर्स है, एजुकेशन है, तो ये सब क्या है, ये आपकी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं जो उनको दी जाती है। तो टोटल कितने, मुझे लगता है 30 है फिलहाल कैबिनेट, जो कैबिनेट मिनिस्टर जिनको बोला जाता है, जो कि उसके खास लोग होते हैं, जिसको मंत्रिमंडल भी बोलते हैं। मंत्रिमंडल मीन्स कैबिनेट। मैम एक क्वेश्चन था, जो 15% है ये लोकसभा के मेंबर का है, सिर्फ लोकसभा, और मिनिस्टर्स राज्यसभा से ही बनते हैं, तो वो इन्होंने लोकसभा की मेंबरशिप का दिया है, बंद दोनों जगह से सकते हैं। हाँ, इसमें इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कहा है, देखिए वो कहीं से भी बन सकते हैं, वो अपने जो है मान लीजिए वहां से चुन के आए हैं तो वो बना सकते हैं। मतलब जो एक्स नंबर आएगा वो एक्स नंबर कहीं से भी बनाए, लेकिन एक्स से एक्सीड नहीं करेगा वो, सिर्फ 15% से ऊपर नहीं कर सकता। ठीक। और ये आपका 91st अमेंडमेंट हुआ था। हाँ जी। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो सभी
किसके प्लेजर पर? यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर अप्लाई होता है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही अपने पद को धारण करेंगे। उनको राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकता है, लेकिन कब हटाएगा? जब प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेगा कि हाँ अब इस मंत्री को आप हटा दीजिए, या सही से काम नहीं कर रहा है, या कुछ भी है, कोई भी रीजन हो सकता है, कोई आपसी रीजन हो सकता है। तो वहां पे उसको जब हटाएगा तो किसकी एडवाइस पर हटाएगा? किसी भी मंत्री को पीएम की एडवाइस पर हटाता है। तो इसलिए कहते हैं कि भैया वो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ, साथ ही साथ उनको जो आपका क्या कहते हैं ओथ दिलाई जाती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही दिलाई जाएगी, क्योंकि वही उनको अपॉइंट कर रहे हैं। आपका एक आर्टिकल 75 का क्लोज 3 है जो ये कहती है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होगी। किसके लिए? लोकसभा के प्रति, टुवर्ड्स लोकसभा। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल आप समझते हैं कि कोई भी अगर वो कोई बिल ला रहे हैं, वो कोई भी चीज वहां पर रख रहे हैं, उनके सामने कोई भी बात कर रहे हैं, तो उसके लिए वो सभी जिम्मेदार हैं। वो ये नहीं कह सकते कि जी हमें नहीं पता था, इस मिनिस्टर ने जो भी यहाँ पे रख दिया है या कोई भी बिल यहाँ पे रख दिया, हमें नहीं पता था जी, हमने हाथ खड़े कर लिए, ठीक है। या वो कुछ भी बोल रहा है जी हमें नहीं पता था, हमने अपने हाथ खड़े कर लिए। उसके लिए सभी रिस्पॉन्सिबल होंगे, जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कोई अपने हाथ खड़े नहीं कर सकता जी हमें नहीं पता था ये क्या करने वाले हैं या ये क्या करने वाला था। अगर वो कुछ भी करता है तो उसके लिए वो सभी रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के अंदर। साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आपका जो क्या था, आपका आर्टिकल 101 का क्लोज 4 था, जिसमें ये कहा गया था कि अगर कोई भी मिनिस्टर जो लगातार 60 डेज तक नहीं आता है तो उसका जो सीट है वो वेकेंट घोषित कर दी जाएगी, है ना, विदाउट द परमिशन ऑफ द स्पीकर। 60 डेज तक नहीं आ रहा है तो उसकी सीट वेकेंट कर दी जाएगी। साथ ही साथ ये कहते हैं कि अगर कोई भी मंत्री जो कंटिन्यूअसली 6 मंथ तक पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है तो उस पीरियड के बाद वो मंत्री नहीं रहेगा, यानी कि उसको 6 महीने के अंदर मंत्री बनना पड़ेगा किसी ना किसी हाउस का, या तो राज्यसभा का बन जाए या लोकसभा का बन जाए, लेकिन बनना उसको जरूर पड़ेगा, तभी वो उस पद पर रह सकता है, तभी वो मंत्री बन सकता है, मंत्री रह सकता है। तो 6 महीने के अंदर अंदर पद धारण करना जरूरी है, तभी वो अपने जो मंत्री का जो कार्यकाल है, जो मिनिस्टर है, उस पर कंटिन्यू कर सकता है, अदरवाइज नहीं। मान लीजिए कि आपके राजनाथ जी हैं, हार गए, ठीक है, चुनाव हुआ, हार गए, लेकिन इनको क्या है, डिफेंस मिनिस्ट्री दे दी गई। अब इनको 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव जीतना पड़ेगा अगर इनको मंत्री रहना है तो, अदरवाइज इनकी जो सीट है वो वेकेंट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगा वो पीरियड। मैम इसमें तो उदाहरण राहुल गांधी का है सबसे बढ़िया। तो 1984 में जब वो प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे तो वो किसी भी सदन नहीं, सॉरी, वो तो एमपी थे उस समय, राबड़ी देवी वगैरह का था, हाँ, कि उनको हाँ, राबड़ी देवी स्टेट में था। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी आप देख सकते हो, बेस्ट एग्जांपल। वो जीती नहीं कहीं से भी, लेकिन मुख्यमंत्री उन्हीं को बनाया गया। नहीं, इस बार तो एक जगह से नंदीग्राम से हारी थी, दूसरी जगह से जीती थी पहले शायद। जब उनको इस बार मुख्यमंत्री बनाया गया, जी जी, ये इसी बार की बात है शायद, मुझे लगता है पिछली बार की बात है, जब उन्होंने आग वाग भी लगा दी थी काफी, क्योंकि वहां से वो बीजेपी का कोई इंसान जीता था जहां से वो खड़ी थी, शुवेंदु अधिकारी जीता ना। ये तो इस बार की बात थी, नंदीग्राम से हार गई थी, दूसरी जगह से जीत गई थी वो। एक ही जगह से थी, वो उससे हार गई थी तो सीट खाली करवा के दोबारा इलेक्शन लड़ा था। हाँ, बाद में जीती होगी क्योंकि उनको मंत्री बना दिया गया था, और फिर उन्होंने इस बार का ही केस है। अच्छा, बिल्कुल। बाकी जो है हम इसको कंटिन्यू करेंगे अगली बार, जो इसकी ये रहेंगी आपका कि कौन कौन होता है और इसकी पावर क्या क्या है, प्रेसिडेंट की, सॉरी प्राइम मिनिस्टर की। तो पावर और फंक्शन पूरा हम देखेंगे अगली क्लास में प्राइम मिनिस्टर का। वही 20 नंबर का क्वेश्चन होगा, रियल हेड वाला ना मैम? हाँ, वही रियल हेड वाला, इसी से बन जाता है आपका 20 नंबर का। ठीक है। हाँ।
ठीक है, तो मैं चलती हूँ अभी। धन्यवाद, थैंक यू मैम। ओके ओके थैंक यू। ओके बाय। थैंक यू मैम।